हेलो फ्रेंड्स। अपना जो शॉर्ट वीडियो सीरीज का लेक्चर 4 चल रहा है उसका आज ये लेक्चर नंबर 4 है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि वाई द इंक ऑफ द पेन कम्स आउट वाइल फ्लाइंग, है ना। कि आप कभी जब भी देखते हैं कि जो पेन है उसके चलते पॉकेट हम लोग का खराब हो जाता है, क्यों इंक बाहर आ जाता है। सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। वो कैसे, वो अभी हम लोग उसको डिकोड कर लेते हैं। पहली बात तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज अ प्रेशर। अगर आप प्रेशर की बात करें तो प्रेशर को हम कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो होता है उसका हम लोग कहते हैं न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए प्रेशर का जो यूनिट हो गया वो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बीपीएससी ऐसा प्रश्न पूछ लेता है। हम लोग इसको कस्टमाइज अपने एग्जाम के लिए कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो प्रेशर है इसको पास्कल में भी डिनोट किया जाता है। पास्कल इज द सेम एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज दिस प्रेशर? देखिए, प्रेशर इज द फोर्स ऑफ व्हाट। अगर हम लोग एटमॉस्फेयर की तुलना में बात करें, इट इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ द एयर। व्हाट, फ्रॉम वेयर दिस फोर्स विल कम? दिस फोर्स विल कम फ्रॉम द मास और द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ द एयर। तो अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग इस 1 मीटर स्क्वायर का एरिया को ले रहे हैं, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया इस दूरी पर है तो ये इतना कॉलम ऑफ एयर को सपोर्ट कर रहा है। इस कॉलम ऑफ एयर में जितना मास है, वो मास का जितना वेट है, इस यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगा रहा है, वही आपका प्रेशर हो गया। हमने सेम एरिया को यहां पर रखा, मानते हैं कि हम इसको 3000 फीट ऊंचाई पर चले गए। अब सेम एरिया कितना वेट को सपोर्ट कर रहा है, कितना कॉलम ऑफ एयर को सपोर्ट कर रहा है? ये कॉमन सेंस कह रहा है कि मात्र अब इतना कॉलम ऑफ एयर को ये एरिया सपोर्ट कर रहा है। वही एरिया यहां पर है, वही एरिया यहां पर है। इसका मतलब कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जो कॉलम ऑफ एयर जो एरिया वो सपोर्ट कर रहा है वो कम कर रहा है। इसका मतलब इस एरिया पर कम वेट लग रहा है। कम वेट मतलब कम फोर्स लग रहा है। इसका मतलब प्रेशर यहां पर इसके बनिस्पत कम है। यह कंक्लूजन निकलता है कि विथ इंक्रीज इन हाइट, यही चीज को आपके किताब में दिया रहता है कि विथ इंक्रीज इन हाइट प्रेशर डिक्रीजेस। क्यों? because the less column of air has to be supported by the same area. When this column of air is more as compared to this area, hence the force exerted by this column is more as compared to this. हम लोग ने साइंटिफिकली इस एरिया को कैलकुलेट किया, इसके फोर्स को कैलकुलेट किया, और हम लोग ये पाते हैं कि इसका जो प्रेशर आता है वो आता है 101.325 किलो पास्कल। इसका मतलब इसको मोटा मोटी आप किताब में देखेंगे तो इसको 100 किलो पास्कल कहा जाता है। जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं ज़्यादा अच्छा से इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। या इसको आप ये कह सकते हैं कि 10⁵ पास्कल है। सेम चीज़ है कि 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। ये चीज़ हमारा मामला नहीं है। जब ये कलम को आप जमीन पर रखे हुए थे, जब ये आदमी, ये जो कलम पे जो लिक्विड फिल किया गया है वो तो जमीन पर फिल किया गया है। जमीन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द कॉलम ऑफ एयर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको भी पता है कि 100 किलो पास्कल है। इंक को जब फिल किया गया जमीन पर तो उस समय कितने प्रेशर पर फिल किया गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 100 किलो पास्कल पर। जब वही पेन, जब हवाई जहाज में एक यात्री बैठकर जा रहा है, हवाई जहाज की अगर आप ऊंचाई देखें तो अराउंड इतना फीट पर उड़ता है। जब उतने फीट पर गया तो हमने अभी आपको बताया कि विथ इंक्रीज इन द हाइट द प्रेशर फॉल्स, प्रेशर डिक्रीजेस। तो यहां पर 100 किलो पास्कल है तो आसमान में वो घट के हो गया होगा 50 किलो पास्कल। इसका मतलब कि प्रेशर का डिफरेंस हो गया। जो इंक भरा हुआ था वो 100 किलो पास्कल पर भरा हुआ था, जब आसमान में है तो वहां पर 50 किलो पास्कल हो गया। याद रखिए कि फ्लूइड जो है, जो चीजें हैं, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। ये एस्टेब्लिश्ड रूल है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे होगा। याद रखिए कि यहां पर अगर
100 किलो पास्कल पर कोई फ्लूइड है, अगर कोई फ्लूइड 50 किलो पास्कल पर है तो फ्लो हमेशा होगा 100 किलो पास्कल से 50 किलो पास्कल के तरफ। याद रखिए, अगर ये 100 किलो पास्कल की जगह 90 किलो पास्कल भी रहेगा तो फ्लो होगा 90 किलो पास्कल 100 किलो पास्कल से 90 किलो पास्कल की तरफ। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो जो पेन जो भरा हुआ था वो 100 किलो पास्कल पर भरा हुआ था। जब वो पेन जो यात्री है, पैसेंजर, जब आसमान में लेकर चला गया तो वहां पर प्रेशर गिर गया। जब प्रेशर गिरा तो जो इंक है इट स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम द 100 किलो पास्कल टू द 50 किलो पास्कल बिकॉज इट वाज accustomed टू 100 किलो पास्कल, बट देयर इज अ सडन ड्रॉप इन द प्रेशर। जो प्रेशर पे आ गया वो पेन सीधा आ गया 50 किलो पास्कल पर, अभी तक 100 किलो पास्कल पे भरा हुआ था। तो 100 किलो पास्कल में जो पॉकेट में रखा हुआ था, केबिन में प्रेशर गिर गया, वो सीधा 50 किलो पास्कल पर आ गया और पेन इंक से निकलने लगा बिकॉज द फ्लूइड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। और इसीलिए आप देखते हैं कि आपका पॉकेट खराब हो जाता है। दिस इज द सेम प्रिंसिपल विच इज बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। देखिए, इनहेलेशन उसको पहले बता देते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को अगर आप देखें तो हमने आपको एक, अगर आप 10th वगैरह में पढ़े होंगे तो होता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। इसका मतलब कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। अब देखिए, जब हम और आप धरती पर हैं, आसपास जो एटमॉस्फेयर है ये कितना पर है? 100 किलो पास्कल पर है। हम आप जब सांस तो ले ही नहीं सकते, हमारे अंदर भी अगर 100 किलो पास्कल है, बाहर भी 100 किलो पास्कल है, तो फ्लूइड का तो फ्लो होगा ही नहीं। एयर इज ऑल्सो फ्लूइड। जब हम सांस लेते हैं तो आप देखते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो आपका जो डायाफ्राम है वो एक्सपैंड करता है। आप ऑब्जर्व करिए, अभी आप ऑब्जर्व करिए, जब आप सांस खींचते हैं तो आपका डायाफ्राम एक्सपैंड करता है। जब डायाफ्राम एक्सपैंड करता है तो जो लंग्स के अंदर है, जो फेफड़ा के अंदर क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ गया। आप एक्सपैंड किए, जब वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हुआ? गिर गया। बाहर प्रेशर 100 किलो पास्कल है, अंदर प्रेशर गिर के हो गया, मानते हैं कि 99.5 किलो पास्कल हो गया। खट से एटमॉस्फेयर से अंदर आपका ऑक्सीजन आ गया। Are you getting what I'm trying to state? So this inhalation and exhalation is also happening because of the pressure difference. That pressure difference is being created in your lungs. जब आप सांस लेते हैं तो आपका diaphragm expand करता है. The moment it expands, it increases the volume. The moment the volume increases, the pressure drops down because of this equation, right? इस इक्वेशन के चलते प्रेशर गिर जाता है, और जब प्रेशर गिरता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई प्रेशर पर चला गया, आपके अंदर लो प्रेशर है, खट से फ्लूइड फ्लो कर गया, मतलब हवा आपके अंदर फ्लो कर गया. एंड दिस इज हाउ यू डू द इनहेलेशन. This is also governed by a law. Which law governs it? You have to answer this in the comment box. The inhalation and exhalation of the air or O2 is governed by which law? Charles law, Boyle's law, Faraday law, Lenz law, and this. This law is nothing but it is this formula. ये जो लॉ है ना, यही फॉर्मूला है, उसी के हिसाब की बात आपसे हम कर रहे हैं कि जो V is inversely proportional to P, अगर 9th में आप पढ़े होंगे तो यू विल आंसर दिस. एंड दिस इज द लॉजिक एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिलेट द थिंग्स. नाउ लेट मी टेक यू टू अनदर थिंग. अगर मैं इतना ही पर बता के आपको छोड़ दूं तो ये डंडी मारना हो जाएगा, वो काम हम लोगों को करना नहीं है. देखिए, जब हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो याद रखिए कि एटमॉस्फेयर कहां तक एक्सटेंड करता है. एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 10,000 किलोमीटर. बट 99% ऑफ द जो गैस जो है ना, 99% ऑफ द गैसेस आर फाउंड एट 40 किलोमीटर. 40 किलोमीटर तक ही 99% गैस पाए जाते हैं. पर फिर हम क्यों कहते हैं कि एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 10,000 किलोमीटर? कुछ जो गैस है उसका ट्रेस अमाउंट, थोड़ा अमाउंट एक्सटेंड्स अप टू द 10,000 किलोमीटर. सो वी से दैट द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 10,000 किलोमीटर. बट 99% ऑफ द गैसेज आर फाउंड अराउंड 40 किलोमीटर. ऑक्सीजन कहां तक मिलता है? ऑक्सीजन आपको 120 किलोमीटर तक ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे ज्यादा कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर में क्या है? ये आप लोग सब पढ़े होंगे. 2 नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन 20.95%, जिसको 21% भी बोलते हैं. यहां तक तो पता है, हम लोग को थर्ड वाला नहीं पता होता. ये थर्ड वाला हम लोग को पता होना चाहिए कि CO2 अगर ऑप्शन में दे देगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे. द थर्ड एबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज द आर्गन एंड दिस is 0.93%. So I am explicitly explaining this कि पहला और दूसरा तो हम लोग को याद होता है, तीसरा याद नहीं होता है, तो तीसरा ध्यान रखिएगा. Now the next important part is, जो हवाई जहाज की अभी बात हुई, तो हवाई जहाज कहाँ फ्लो करता है? आपको पता होना चाहिए कि जो एटमॉस्फेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर,
मीजोस्फीयर वगैरह होता है। तो याद रखिए कि हवाई जहाज स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लो करता है। दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लो करता है। क्यों स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लो करता है? स्ट्रेटोस्फीयर में इसलिए फ्लो करता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड नहीं होते हैं। क्लाउड कहां बनते हैं? क्लाउड जो हैं केवल ट्रोपोस्फीयर में ही बनते हैं, ट्रोपोस्फीयर के बाद क्लाउड नहीं बनते हैं। अगर हवाई जहाज ट्रोपोस्फीयर में फ्लो करेगा तो यहां पे क्लाउड रहेंगे और उसके मूवमेंट को डिस्टर्ब करेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड नहीं होता है। जब क्लाउड नहीं होता है तो फ्लो करना आसान होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में एक चीज और होता है, यहां पर आइसोथर्मल कंडीशन होता है। क्यों होता है? ज्योग्राफी वाले लेक्चर में आपको कभी बताएंगे। आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर सेम होता है। जब टेम्परेचर सेम होता है तो चीजें आसान होती हैं फ्लो करने में। सो एब्सेंस ऑफ द क्लाउड, दूसरा आइसोथर्मल कंडीशंस होता है, इसीलिए जो होता है हवाई जहाज जो है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में मूव करता है। क्लाउड फॉर्मेशन हैपेंस इन द ट्रोपोस्फीयर। दिस इज व्हाट। अब लगता है हम लोग का 10 मिनट का समय हो गया। वीडियो शॉर्ट वाला था। थैंक यू वेरी मच। उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।